हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एप्लीकेशन। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अपना आज का लिक्विडेटेड स्टेटमेंट का। ओके। अब देखो लिक्विडेटेड स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन है वो काफी इजी होता है। आप हो सके उतना मैक्सिमम उसको करने की ट्राई करो। ओके। और लिक्विडेटर में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको चैप्टर में करवाए ना वो सारे देखो, क्योंकि आप देखो ये सेम क्वेश्चन मैंने करवाया, बस शायद अमाउंट अलग होगी। मैंने ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो ऑलरेडी कवर कर लिए चैप्टर के अंदर। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, चैप्टर को बेसिक से नहीं करते, वो सीधा पेपर सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं और इस वजह से भी वो लोग कभी पास नहीं होते। ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जो चैप्टर के बेसिक अच्छे से करके जाते हैं ना, भले उनके आंसर क्वेश्चन मतलब टैली नहीं भी होता है ना, फिर भी वो पास हो जाता है, क्योंकि उनका बेसिक कैलकुलेशन वाइज सब कुछ सही होता है, बस सिर्फ उनका आंसर नहीं आया होता है, बस, और कुछ नहीं। तो आपको भी यही बोलता हूँ कि चैप्टर के बेसिक पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नहीं भी टैली करोगे तो एक बार के लिए चल जाएगा, लेकिन बेसिक से जब स्टार्ट करते हो ना तो मैं बोलता हूँ कि आपका क्वेश्चन है 90% राइट होता है। ओके। चलिए देखो, हर सिद्धि लिमिटेड जो है वो आपको दे रखी है उसकी बैलेंस शीट इस तारीख की। बहुत कुछ है आपके पास यहाँ पर। ए बी ऐसे दो टाइप के इक्विटी शेयर है, दोनों 100 के है, फुल्ली पेड अप है, एक में 60 रुपीज पेड अप है। प्रेफरेंस शेयर भी है, डिबेंचर है, मोर्गेज इन्वेस्टमेंट है। मोर्गेज मतलब कि ये सिक्योर लोन हो गया। सिक्योर लोन क्या बोलेंगे इसको, ये हो गया सिक्योर लोन। ओके। और यहाँ पर आपके पास प्रोविडेंट फंड है, इसको बोलेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। क्या बोलेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। फिर उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पर क्रेडिटर्स है, अदर लायबिलिटी है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर है। मतलब इतना पैसा है जो तुम्हें पे करना है, लायबिलिटीज है। ठीक है, इट इज अ लायबिलिटी। ओके, तुम्हें पे करना है। और अभी तुम्हारी कंपनी जो है वो लिक्विडेट हो रही है, बंद हो रही है, तो तुम्हें ये सारी असेट्स जो है वो बेच के इनको पैसे देना। अभी यहाँ पर कैसे क्या करना है वो सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल। डिबेंचर होल्डर को इस तारीख को पैसा देना था। लिक्विडेटर जो है वो अदर लायबिलिटी के अंदर क्या क्या कंसीडर करेंगे, तो अदर लायबिलिटी के अंदर इनकम टैक्स जो है वो इस तारीख का और इस तारीख का, ये दो अमाउंट है। बिल्स फॉर द वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज 12,500। सैलरी फोर क्लर्क का लास्ट 2 मंथ का पेंडिंग था और महीने का 6,250। ये सब जो है ना, जो दिख रहा है ना, ये सब इसके अंदर इंक्लूड है। अदर लायबिलिटीज के अंदर मतलब यहाँ पर सब इंक्लूड है, ये इस अमाउंट में सब इंक्लूड है। 93,750 के अंदर सब इंक्लूड है। ठीक है, चलिए देखेंगे वो। हाँ, अभी देखो बोला क्या है कि असेट रियलाइज एज अंडर, मतलब जो असेट्स थी उसको जो बेचा उसका जो पैसा रियलाइज हुआ, मिला, वो कितना मिला, इन्वेस्टमेंट का, फर्नीचर का, बिल्डिंग का, मशीन का, स्टॉक का, सब मिला। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 6250। हाँ, अभी आते हैं बात मुद्दे की। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन जो है वो 4% ऑफ अमाउंट ऑफ द असेट रियलाइज बाय हिम। उसने जो असेट्स का पैसा रियलाइज किया उसके ऊपर 4%, और 2% अमाउंट टू अनसिक्योर क्रेडिटर्स एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल। लिखा है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को छोड़ दो, उसके अलावा जो अनसिक्योर क्रेडिटर्स को जो तुम पेमेंट कर रहे हो उसका कितना परसेंट, 2%। ठीक है। चलिए, तो बात तो समझ में आ गई। आपको यहाँ पर रिसिट और पेमेंट अकाउंट बनाना है, बना लेंगे। ठीक है, ये रहा अपने पास रिसिट पेमेंट अकाउंट बन गया, ये रहा। अभी हम लोग पहले रिसिट साइड देखेंगे। बताओ, चलो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास कैश है, कैश है, पैसे है, पैसे, पैसे है, हाँ है। देखो इतना पैसा 68,750, 68,750 रुपीज है। और यहाँ पर टू, अच्छा देखो यहाँ पर बाई और टू नहीं लिखते नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये स्टेटमेंट है।
ओके, चलो एसेट से कितना रियलाइज हुआ, तो बोले सर एसेट से इतना पैसा मिला। कितना मिला, बोले सर इन्वेस्टमेंट बेचा तो 81,250 मिला। इन्वेस्टमेंट बेचा तो 81,250 मिला। फर्नीचर बेचा 87,500 मिला। बिल्डिंग है 5 लाख का। मशीन है 37। देखो ये सब कुछ आपको लिखना है बस, और कुछ नहीं। ये सारे पैसे आपको मिले 37,500। क्या था ये भाई, मशीन और 62,500। चलिए टोटल करिए क्या है। मतलब आप एक बार चेक कर लीजिए, हम लोगों ने सारी एसेट बेच दी है। देखो बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक, टोटल 5 चीज है जो हम लोगों ने बेच के पैसे ले दिए। 1 2 3 4 5, अच्छी बात, सब बेच दिए। कितना पैसा आया, 768,750। हो गया, बात खत्म। ओके, अभी तुमको आगे लेके जाना है क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन को अभी आगे लेके जाएंगे। चलिए सबसे पहले किसको पैसा देते हैं, जो सबसे पहले तो उनको पैसा देना पड़ेगा जिनके पास सिक्योरिटी है। क्या है, सिक्योरिटी किसके पास है। तो ये जो मोर्गेज लिखा है ना, इसका मतलब क्या हो गया भाई, हमने इनको सिक्योरिटी दिया था। और सिक्योरिटी के में क्या दिया था, तो इसको दिया था इन्वेस्टमेंट और इसको दिया था फर्नीचर सिक्योरिटी। ठीक है, मतलब इनको पैसा पहले दे, इट इज अ सिक्योर। चलो यहां पर लिखेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो पहले अपने पास जो लोन थी इन्वेस्टमेंट के ऊपर थी, और दूसरी लोन थी जो अपने पास फर्नीचर के ऊपर। क्या इनको पैसा दे दिया जाए, तो कितना दिया जाए। देखो इसकी लोन कितनी थी, 1 लाख रुपए लोन थी। क्या पूरा दे दिया जाए, तो नहीं। पहले देखो कि इन्वेस्टमेंट का पैसा कितना मिला। अगर इन्वेस्टमेंट का पैसा 1 लाख से ज्यादा मिला है तो पूरा दे दो। लेकिन इन्वेस्टमेंट का पैसा सिर्फ 81,250 मिला। देखो ओनली 81,250। तो सबसे पहले इस आदमी को 81,250 ही देना है, और बाकी का जो पैसा है वो आपको अभी नहीं देना है। ये हो जाएगा अनसिक्योर। और ये हो जाएगा सिक्योर, क्योंकि 1 लाख में से इन्वेस्टमेंट का तो सिर्फ 81,250 ही निकला। ओके, अब फर्नीचर की बात करते हैं। तो फर्नीचर में 31,250 है। अब चेक करो क्या फर्नीचर का ज्यादा पैसा आया था या कम। तो फर्नीचर का तो ज्यादा पैसा आया। तो फर्नीचर बेचने से जो पैसा मिला था वो उसकी लोन से तो ज्यादा था। लोन 31,250 ही है। तो यहां पर पूरे लोन चुका दिया जाएगा, पूरी लोन पे कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बात आई समझ में। 81,250, और यहां पर ये पूरा दे दिया जाएगा 81,250, और ये पूरा दे दिया जाएगा 31,250। 31,250, और इसको हम लोग टोटल करें तो हम लोग 1,12,500 रुपए दे रहे सिक्योर क्रेडिटर्स को। और कोई सिक्योर्ड है क्वेश्चन में, चेक कर लो। नहीं, और तो कोई नहीं था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तुमको यहां पर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस देना है,
और वो एक्सपेंसेस बेटा यहां पर मिलेगा एडजस्टमेंट, ये रहा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 62,000, सॉरी 6250। और लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, अच्छा इसको मैं बाहर ही लिख दूं ना, एक सेकंड, चलिए। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, कैसे रेम्यूनरेशन कितना दे रहे हैं भाई? रेम्यूनरेशन दे रहे हैं 4% ऑन अमाउंट ऑफ द असेट रियलाइजेशन। तो तुम्हारी जो असेट्स है उसके ऊपर, मतलब 768750 जो तुम्हारे सामने ही दिख रहा है, ये रहा देखो, इसके ऊपर तुमको कितना परसेंट देना है? 4% रेम्यूनरेशन देना है। 768750 पे 4%, 30750। ओके, एक सेकेंड, ऑन असेट्स और ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना दिया जाएगा? 2%। वो बाद में देखेंगे, बिकॉज अनसिक्योर क्रेडिटर्स को तो अभी पेमेंट कितना करना है वो अपने को मालूम तक नहीं है, कैसे पता चलेगा? छोड़ो उसको, अब आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, बताओ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने हैं बेटा? देखो यहां पर एक तो मेरे को जीता जागता दिख गया, ठीक है, 12,500। ओके, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड 12,500। उसके बाद, हाँ उसके बाद जो है वो काम थोड़ा मुश्किल है, तो चलिए करते हैं उसको आसान। देखो क्या है, 93,750 तुम्हारे पास अमाउंट है अदर लायबिलिटीज। तो 93,750 इज अदर लायबिलिटी, तो यहां पर ध्यान देना, अदर लायबिलिटी 93,750। अब इस लायबिलिटीज में से हमारे पास ऐसी बहुत सारी लायबिलिटी है जो इसके अंदर इंक्लूड है, ऐसा इसने यहां पर बोला है। देखो अदर लायबिलिटीज इंक्लूड, क्या इंक्लूड है? तो बोले सर इनकम टैक्स 2013 का इतना है और 2024 का जो है वो इतना है, ये दोनों अमाउंट है 18,750 और 12,500। मतलब इनकम टैक्स जो है 31/3/2023 का 18,750 और 31/3/2024 का 12,500 हो गया, ये इसके अंदर इंक्लूड था। उसके बाद वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का 12,500, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी 12,500। और उसके बाद जो तीसरा था उसमें इन्होंने ऐसा बोला था कि 4 क्लर्क का 2 महीने का पगार और महीने का 6,250। तो 6,250 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, क्योंकि 2 महीने का बाकी था और ऐसे 4 लोगों का सैलरी था। तो यहां पर लिखता हूं सैलरी, और कितना है? 50,000। कैसे निकाला मैंने? 6,250 इंटू 2 इंटू 4 क्लर्क। ओके, अब चेक करो सबका आंसर आपका टैली हो रहा है? यस सर, आंसर इज टैली, ये ही आंसर आ रहा है, टैली हो गया, बाइफरकेशन हो गया। अब तुमको मालूम है इसमें से कौन सा प्रेफरेंशियल है? ये जो होता है ना, ये प्रेफरेंशियल है। क्या है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो गया। और क्या ये सैलरी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है? तो आपको मैंने क्या बताया था, सैलरी के लिए 3 रूल्स फॉलो करने हैं, जो हमने इस पेपर के स्टार्टिंग के शॉर्ट क्वेश्चन में भी किया था, कि एक्चुअल सैलरी कितनी बाकी है वो ले लो। तो मैं यहां पर ले लेता हूं, देखो फर्स्ट पॉइंट,
एक्चुअल आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ 50,000। ओके, सभी क्लर्क का मिला के। दूसरा ये है 4 मंथ की सैलरी। अब 4 महीने की सैलरी देखा जाए तो 250 इंटू 2, नहीं 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 सॉरी, 4 मंथ, और ऐसे 4 क्लर्क है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 लाख। और थर्ड, मैक्सिमम 20,000 एक आदमी को देंगे। ऐसे यहां पर 4 क्लर्क है, 4 क्लर्क है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 80,000। अब आपको पता है लोवेस्ट अमाउंट कौन सी है, मतलब जो कम अमाउंट है वो कौन से है इसमें से? तो बोले सर जो एक्चुअल था ना वही कम अमाउंट है। देखो 50, 1 लाख और 80,000, तो यहां पर 50,000 ही आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो गया, जितना पे करना था उतना ही हो गया, तो बाकी कुछ बचा नहीं। मतलब ये हो गया कि ये जो पूरा 50,000 है वो क्या हो जाता है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो जाता है। इट इज अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, पूरा 50 का 50। ठीक है, तो अभी हमारे टॉपिक में यहां पर सैलरी लिखना है। सैलरी लिखना है तो 50,000 लिख देंगे। और दूसरा क्या था वो? इनकम टैक्स। एक सेकेंड, इनकम टैक्स में हमने गड़बड़ किया। हाँ सॉरी, गड़बड़ हुआ। इनकम टैक्स में एक गड़बड़ हुआ, और वो गड़बड़ ये है कि ये वाला जो अमाउंट है वो प्रेफरेंशियल हो जाएगा, ये वाला। बाय मिस्टेकली हो जाता है मिस्टेक। ठीक है, आज मैं ऑलमोस्ट बताऊं आपको कि ये जो आपका लेक्चर ले रहा हूं ना, ये आज का 12वां लेक्चर है, और 12वां लेक्चर की रिकॉर्डिंग है। ठीक है, कितना बर्डन से पढ़ाया ना आज, हो जाता है। अब यहां पर ये जो है वो 2024, क्योंकि नियम क्या कहता है, जो पिछले 12 महीने का जो टैक्स होता है ना वो तुम्हारा क्या होता है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होता है। तो 12 महीने का ये है, पिछले 12 महीने का, ये पिछले 12 महीने का होगा, क्योंकि तुम्हारा यहां पर क्लोज कब हो रहा है? 31/3/2024 का। ये अगर देखोगे ये वाली तारीख, वो तो 1 साल पुरानी हो गई। तो नियम क्या कहता है? लास्ट 12 मंथ गवर्नमेंट टैक्सेस is considered as preferential creditors। मैं हर जगह आपको नोट्स लिख के बता रहा हूं, ताकि अगर कोई स्टूडेंट्स नोट्स देखे ना तो एकदम परफेक्टली उसको समझ में आ जाना चाहिए। 12,500, चलो। तो 12,500 प्लस 50,000 प्लस 12,500 कितना हो गया? 75,000। अभी तुमको यहां पर पे करना है डिबेंचर होल्डर को। अब डिबेंचर होल्डर कहाँ है भाई? ये डिबेंचर होल्डर यहां पर मिलेंगे, ये रहा। 2,50,000 डिबेंचर। ठीक है, 15% के, 15% डिबेंचर 2,50,000, और उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना था? ये रहा 18,750। देखो यहां पर लिखा है आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट 18,750, और एडिशनल इंटरेस्ट। क्या ये एडिशनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो देखो चेक करते हैं कि एडिशनल इंटरेस्ट देने के लिए आपको क्या दिया होगा। आपकी बैलेंस शीट जो है ना, बैलेंस शीट वो इस तारीख की है। ठीक है, और आपने डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कब किया? तो बोले कि डिबेंचर होल्डर को जो पेमेंट किया है ना वो हम लोगों ने इस तारीख को किया। देखो 30/4/2024। तो डिबेंचर होल्डर को पेमेंट 1 महीना लेट कर दिया। चेक करो, 1 महीना लेट किया। ठीक है, तो यहां पर
बैलेंस शीट जो है ना वो 31/3/2024 की है, और पेमेंट जो हो रहा है ना वो 31/4, सॉरी 31 नहीं, 30/4/2024 को हो रहा है, 1 मंथ। तो तुम्हारा जो डिबेंचर पे एडिशनल इंटरेस्ट है वो कितना गिना जाएगा? 2,50,000 के डिबेंचर पे 15% इंटू 1/12, कितना आएगा? 3125। ओके, एक महीने का ही लगेगा ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, एक महीने का ही लगेगा, और डिबेंचर पे 15% यहां से मिलेंगे बेटा। हाँ, यहां से मिलेंगे, ठीक है। चलो, अच्छा ये पेमेंट करना है या नहीं करना, चेक करें। 3125 करना है या नहीं करना, ठीक है। मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि 3125 कैलकुलेट करके रखो, लेकिन जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पूरा पेमेंट हो जाता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पूरा पैसा मिल जाता है, तब जाके इधर से इधर 3125 लिख देना, इधर 3125। 3125 का एक रूल्स है, जो यहाँ पर लिखते हैं ना एडिशनल इंटरेस्ट, उसका एक रूल्स है, जब तक इसको पूरा पेमेंट नहीं मिलता ना तब तक इसको एक्स्ट्रा नहीं दे सकते, ठीक है। ये अच्छा रूल्स है, ठीक है, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, जब आगे वाले को मतलब नेक्स्ट जो अनसिक्योर क्रेडिटर्स है उनको बेचारे को पूरा पेमेंट नहीं मिल रहा है और तुम ऊपर वाले को लड्डू बांट रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा ना। तो यहाँ पर अनसिक्योर क्रेडिटर्स को जो पैसा देना है वो कितना देना है, तो देखो ये प्रोविडेंट फंड तो दे दिया, अब क्रेडिटर्स को 5,12,500 देना था, तो ये जो है वो अनसिक्योर्ड। ओके, 5,12,500, तो यहां पर हो गया क्रेडिटर्स 5,12,500। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो अमाउंट है वो भी तो अनसिक्योर्ड है, ये जो अमाउंट आपकी यहां पर है वो भी तो अनसिक्योर्ड है। ये जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोगों ने मोर्गेज लोन लिया था, उनको भी तो पैसा थोड़ा बहुत देना बाकी है, 18,750, तो वो दे देंगे। लोन किसका? इन्वेस्टमेंट का, 18,750। उसके बाद यहां पर, एक सेकेंड, यहां पर आना है तुम्हारी अदर लायबिलिटीज के अंदर। अब अदर लायबिलिटीज के अंदर तुम्हारे पास ये जो अमाउंट है, एक, दो, ये पेमेंट करना बाकी है ना, देखो ये तो पूरा पे कर दिया, ये पे कर दिया, ये दो पेमेंट करना बाकी है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये पेमेंट और ये पेमेंट जो है वो अनसिक्योर्ड है? बिल्कुल। तो 18,750 का टैक्स और 12,500 का वाटर बिल, ये दोनों अनसिक्योर्ड है, ठीक है, और उसको मैं यहां पर लिख दूंगा अदर लायबिलिटी 31,250। 5,62,500, और जैसे इसको पेमेंट करो ना वैसे इसको दे दो 5,62,500, और फिर जाके इसका 2% करो, 11,250, और उसमें 30,750 ऐड करो तो 42,000 यहां पर आ रहा है। अब देखो कोई भी क्वेश्चन हो ना, मैं मानता हूं कोई भी स्टूडेंट्स को इधर तक तो आ जाना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट्स को इधर तक। अभी तुमको देखना है कि सर मेरे पास पैसे कितने बचे, ये पैसा टोटल करो, पैसा ही पैसा है। ओके, ये जो अमाउंट आई दोनों का टोटल करो, और इसमें से ये अमाउंट लेस करते जाओ, जितना तुमने पेमेंट किया ना उसको लेस करते जाओ। 1,12,500, 6,250, 42,000, 75,000, और ये भी देखो अंदर है, अमाउंट लेस करना है, 2,50,000, 18,750, और
देखो क्या आया, देखो क्या हो गया, 4,17,000 रुपए ही है। मतलब एक सिंपल सी चीज है कि आप इसको पूरा पेमेंट नहीं कर पा रहे, कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। तो जब इसको पूरा पेमेंट नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब तो ये हो गया कि इसको तो हमें एडिशनल अमाउंट नहीं देना है। लेकिन सर अभी एक गड़बड़ हो गई, जब इसको पूरा अमाउंट ही नहीं दे पा रहे हैं तो फिर सोचो कि क्या इसको ये अमाउंट पे 2% देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इधर अमाउंट करेक्शन करोगे, बेटा ये गलत हो गया, ये हम दे नहीं पाएंगे, ये हम दे नहीं पाएंगे सर, ये भूल जाओ, ये भी हम पूरा नहीं दे पाएंगे। 5,62,500 हम लोग नहीं दे पाएंगे, 5,62,500, 562, एक सेकेंड, ये हम नहीं दे पाएंगे, पूरा नहीं दे पाएंगे, उतना पैसा नहीं है, पैसा खत्म हो रहा है, इधर ही तुम्हारा पैसा खत्म हो रहा है, मतलब 268,750 इधर ही पैसा खत्म हो रहा है। तो अभी क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कोई पैसा दे सकता है, कौन दे सकता है, इक्विटी शेयर होल्डर। देखो भाई, ये शेयर होल्डर ने तो हमको पूरा पैसा दे दिया था, अब क्यों वो देगा, ठीक है। ये शेयर होल्डर जो है ना, उसने अपने को पूरा पैसा नहीं दिया था, देखो 60 रुपीज ही दिया था, तो इसका 40 रुपीज बाकी है। ये आदमी से 40 रुपीज मांगो इतने शेयर के ऊपर, मांगो, तो 1875 इंटू 40, इतना पैसा तुमको मांगना पड़ेगा। और ये हम लिखेंगे बी शेयर कॉल 70, 1875 इंटू 40 रुपीज मंगवाएंगे तो 75,000 आएगा। ओके, चेक कर लो। ओके, अब चेक करेंगे, क्वेश्चन को खत्म करेंगे। देखो तुम्हारे पास कितना पैसा है, तो 68,750 प्लस 7,68,750 प्लस 75,000 नया आया, मतलब ये तुम्हारे पास पैसे आए। अब तुम्हारे पास यहां पर जो पैसे गए माइनस करो, माइनस 12, 1,12,500, 62,000, सॉरी 6,250, ये भी लेस करना, ठीक है, ये भी लेस करेंगे, ये लेस कर देंगे। और एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, 6,750, अब ये लेस करें, ये अंदर भी लेस करना, ध्यान रखना, ये लेस करना है 75,000, और ये लेस करेंगे 268,750। ओके, तो तुम्हारे पास जो बैलेंस अमाउंट है वो है 4,19,250। क्या है अमाउंट, 4,19,250। तो मैं यहां पर दिखा रहा हूं, आफ्टर पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर, कैश बैलेंस विथ लिक्विडेटर कितना है, 4,19,250। अब तुम्हारे पास इतना ही पैसा है, कोई और पैसा नहीं है, और ना वो पैसा आने वाला है। तो तुम क्या करोगे, यहां पर 4,19,250 में 2 से मल्टीप्लाई करके, एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहां पर कैलकुलेशन नहीं करते, तुम लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन निकालोगे, 4,19,250 इंटू 2 डिवाइड बाई 102। क्यों, याद करो इसी पेपर में पहला एक शॉर्ट क्वेश्चन किया था, बिल्कुल ऐसा ही था कि हमारे पास पैसा इतना ही बचा है जबकि मुझे पेमेंट करना है इतना।
और वो अभी अवेलेबल नहीं है पैसा, और आगे पैसा आ भी नहीं सकता बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर ने पूरा पैसा ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, अब वो क्यों देंगे बेचारे? ठीक है, बार बार थोड़ी उनकी शादी में थोड़ी आए कि वो लोग पैसा देते जाएंगे। ठीक है, तो इंटू 2/102, मतलब तुम्हारे पास यहां पर 8220 या 1 कर दो, ठीक है, राउंड फिगर, इतना माइनस करके बचा 411029। ये पैसा तुम अनसिक्योर को दे दो, मतलब 411029 ये पैसा तुम दे दोगे 411029। अब इसका 2% करोगे ना तो 8221 ही आने वाला है, और 8221 30750 38971 हो गया। अब इसको टोटल करो, देखो 68750 768,750 75,000 9,12,000 9,12,500, और यहां पर भी सेम टोटल आना चाहिए। यस, 9,12,500। अब देखो यहां पर एक बात समझना, ये जो पेमेंट करना था ना, उसके सामने हम पूरा पेमेंट नहीं कर पा रहे, हम लोग सिर्फ इतना ही पेमेंट कर पाएंगे, बस दैट्स फाइनल। ठीक है, अब ये मत देखो कि सर उसको तो 5,62,500 देना था। कोई बात नहीं, जब पैसे ही नहीं है कहां से लाएंगे? जो शेयर होल्डर देने वाले थे बेचारे वो भी तो दे चुके, अब वो अब कहां से आएंगे पैसे? सारी एसेट बेच दी, शेयर होल्डर से पैसा ले लिया, लेना था वो, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो ये पैसा नहीं पूरा दे पाते, इतना ही दे पाएंगे। ठीक है, अब तुम्हारे किसी के माइंड में ऐसा आता, ठीक है, जैसे मेरे को आगे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर यहां पर तो 3 लोगों को पैसा देना, और ये जो अमाउंट है वो 4,11,029 है, तो ये 3 में से किसको मिलेगा? तो ये 3 में से किसको मिलेगा वो भी मैं बता देता हूं, जो कि बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी नॉलेज के लिए। कैसे? तो यहां पर 4,11,029 रुपीज देना है, और कितने रुपीज के बदले में? इतने रुपीज के बदले में, तो इंटू 100 कर दो, तो आपको है ना एक अमाउंट परसेंटेज वाइज निकल के आएगा, और वो परसेंटेज आ रहा है 73.07%। इसका मतलब ये हो गया कि each unsecured creditors, ओके, हर एक अनसिक्योर क्रेडिटर्स को, मतलब ये जो क्रेडिटर्स है, ये जो क्रेडिटर्स है, ये जो क्रेडिटर्स, उन सबको इतना परसेंट पैसा मिलेगा अपनी लायबिलिटी के सामने। ठीक है, उसकी लायबिलिटी के सामने, मतलब देखो उसको 5,12,500 पूरा नहीं देंगे, 5,12,500 का इतना परसेंट पैसा ही उसको मिलेगा। प्रैक्टिकली बता रहा हूं, जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब पेमेंट किया जाता है तब ऐसे किया जाता है, जो कि आपको इतना जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया। देखो नॉलेज देने में क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है, एग्जाम में पास तो यहां से भी हो जाओगे। ओके, चलिए तो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, पढ़ते रहिए।